तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर सामने वाले ने धक्का मार दिया, फिर पीछे आ गया, फिर जा रहा है, फिर सामने वाले ने धक्का मार दिया, फिर पीछे आ गया। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि लगता है कि इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भीड़ से निकल रहे हो, आप सोचो आप किसी भीड़ में से होकर जा रहे हैं, तो भीड़ में से निकलना आपके लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आप भीड़ को क्रॉस करेंगे, सामने वाला कोई आपको धक्का देके वापस पीछे कर देगा, ठीक है ना। फिर आप अपना जोर लगाओगे, फिर सामने वाला कोई दूसरा आएगा और धक्का देके आपको पीछे कर देगा। तो औसत रूप से ऐसा लगेगा कि अपन चल ही नहीं पा रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा.एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अगले टॉपिक 3.3 पर पहुंच चुके हैं। और आज का टॉपिक है हमारा चालक में विद्युत धारा। तो यहाँ पर अपन ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किन कारणों से प्रवाहित होती है। तो वैसे तो विद्युत धारा जो है आपको और स्थानों पर भी दिखाई दे सकती है, जैसे विलयन जो होते हैं उनमें भी धारा प्रवाहित होती है आयनों के कारण। अपन ने पिछले टॉपिक में इस बात को समझा था। इसी प्रकार जो अर्धचालक पदार्थ है उनमें भी धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। पर मेनली हमारा अभी केवल फोकस जो है यहाँ पर चालकों पे रहेगा, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में अपन चालकों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो चालकों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसको समझने के लिए हमें चालक के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो चालक के अंदर हमारे परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो आपस में किस तरह का रिलेशन रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। तो चलते हैं चालक के अंदर और समझते हैं। तो देखो यहाँ पर चालक जो होता है, अपन जानते हैं चालक में ज़्यादातर धातुएं आती है, ठीक है ना। चालकों में ज़्यादातर धातु होती है। धातुएं जैसे मान लो आप कह सकते हो कॉपर है, ठीक है ना, अपना लोहा है फेरस, या आपकी चांदी है एजी। तो ये सब धातुएं हैं। ऐसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, सोडियम का, ठीक है ना, Na। ये भी एक धातु है। और Na का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे, ये होता है 2 8 1, क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो उसका विन्यास बनेगा 2 8 1। अब इस विन्यास को अपन एक बार समझते हैं परमाणु के अंदर। तो जो आपका परमाणु होता है, उस परमाणु में जैसे पहली कक्षा जो रहेगी, उस कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 5 6 7 और 8। और जो अंतिम कक्षा रहेगी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। और अंतिम कक्षा को आप जानते हो, इसको अपन संयोजी कोश भी बोलते हैं, संयोजी कोश। तो देखो कोई भी जो परमाणु होता है, आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम के आधार पे कि कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। पर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो ये जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बचता है, इसको ये त्याग सकता है, ठीक है ना। तो जब इसको ये त्याग देगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फ्री हो जाएगा, तो फ्री होते ही ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे आपके पास चालक पदार्थ है, तो ऐसे चालक पदार्थ में ऐसे कई सारे परमाणु रहेंगे, और कई सारे परमाणुओं में क्या होगा, कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उनकी संख्या भी अभी अपन देखेंगे यहाँ पर कि कितनी संख्या उनकी होती है। तो देखो यहाँ पर एक चीज और है कि आपको ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये किसी चालक का है मान लो, ठीक है ना। और उसमें आपको ये प्लस प्लस दिखा रखा है। तो प्लस का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकल जाएगा, तो आपका परमाणु क्या हो जाएगा, धनायन बन जाएगा। तो उसको धनायन के रूप में दिखाया गया है, शेष परमाणु को। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेष परमाणुओं को आपको धनायन के रूप में यहाँ दिखाया गया है। तो ये सब धनायन आपको नजर आ रहे होंगे। और इनके साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखो, ये लाल डॉट से यहाँ दिखाया गया है, आपको लाल डॉट्स नजर आ रही होगी। तो ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी एक परमाणु से स्थायी रूप से बंधे हुए नहीं होते, क्योंकि ये नाभिक जो ये हर परमाणु क्या चाहता है कि मेरा स्थायित्व आ जाए, मतलब उसकी कक्षा में क्या रह जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना नहीं चाहता है, ठीक है ना। सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी इससे निकल के इसके पास आ जाएगा, कभी इससे निकल के इसके पास चला जाएगा, कभी इससे निकल के इसके पास चला जाएगा, क्योंकि ये फ्री है, मुक्त है, ठीक है ना। इसको कोई भी स्थान देना नहीं चाहता है, अपने पास रखना नहीं चाहता है। तो ये पूरे जो पदार्थ है, पूरे पदार्थ में क्या होता है, रहता है, ये घूमता रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें यही बात यहाँ लिखी गई है, आप इसको पढ़ो। हम जानते हैं कि किसी चालकों में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या रहते हैं, ढीले बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में बड़ी संख्या में विद्यमान होते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है,
जैसे तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8.4 गुणा 10⁻28 पर मीटर क्यूब होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर आप तांबा ले लो, 1 मीटर क्यूब आयतन का तांबा ले लो, जैसे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इस तरह का आयतन का अगर आप तांबा ले लोगे तो उसमें 10⁻28 आपको क्या मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर इसको आप पर सेंटीमीटर क्यूब निकालो, अगर इसी चीज को अपन ये तो पर मीटर क्यूब में है, पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने का मतलब है कि इसमें से 6 घात और कम हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर क्यूब में टोटल 6 शून्य आप और कम कर दोगे तब भी 10⁻22 रहेगा, 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप जानते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा सा होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि ये मेरे पास कोई चीज़ है, तो इसको अपन लगभग जो ये तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है देखो, पर इसको लगभग मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कोई ये चीज़ है। तो इस इतनी सी चीज़ में इस इतने से अगर इतना सा आपके पास अगर किसी धातु का, तांबे का, लोहे का, किसी का भी अगर आपके पास सैंपल है तो उसमें 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, आपको एक के पीछे ऐसे 22 शून्य लगानी पड़ेगी। तो इतनी बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि इतने छोटे पार्ट में जब इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या होंगे, बहुत इलेक्ट्रॉनों की बहुत भीड़ हो जाएगी या क्राउडिंग वहाँ पर हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट इसी बात को समझा रहा है कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी बहुत भीड़ होती है, बहुत क्राउडिंग होती है। अब अगले पॉइंट को अपन समझते हैं। तो अगले पॉइंट में देखो जो लिखा हुआ है मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ पॉइंट को आपको। तो अगले पॉइंट के अनुसार क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे जालक में चक्कर लगा रहा है। तो इसको किसी परमाणु को छोड़ने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आसानी से वह किसी परमाणु को छोड़ेगा नहीं जब तक उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल जाएगी। तो वो ऊर्जा उसको मिलती कहाँ से है, तो वो ऊर्जा उसको मिलती है ताप के कारण। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ रहेगा तो किसी न किसी ताप पे तो रहेगा, इसे सामान्यतः कमरे का ताप ही रहेगा। तो कमरे के ताप से वह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके पूरे पदार्थ में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ उनका कोई ना कोई वेग जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात इसमें लिखी गई है, देखो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति का मतलब है अभी हमने हमारे चालक पर कोई बैटरी नहीं लगाई है, कोई बाह्य विभवांतर नहीं लगाया है। जब तक अपन बैटरी नहीं लगाएंगे, बाह्य विभवांतर नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें विद्युत क्षेत्र वहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है ना, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छा गति करते रहते हैं। यादृच्छा का मतलब मन मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना, उनका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसको बोलते हैं यादृच्छा गति, रैंडम मोशन बोलते हैं इसको। तथा इनकी टक्कर अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों व चालक में उपस्थित धन आयनों से होती रहती है, जिसके कारण इनके वेग व गति की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा इसमें तापीय ऊर्जा के कारण, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है वहाँ पर, धन आयन भी बहुत सारे हैं, धन आयन की भी क्राउडिंग है, भीड़ है, और इलेक्ट्रॉनों की भी भीड़ है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो इतनी आसानी से नहीं चल पाएगा, उसको बार बार क्या होगा, सामने से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उनसे टक्कर होगी, धन आयन मिलेंगे उनसे भी क्या होती रहेगी, उनकी टक्कर होती रहेगी। और आप जानते हो टक्कर में क्या होता है, उसका वेग चेंज होगा और उसकी जो गति चलने की दिशा है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो जिसके कारण क्या होता है, इसके वेग व गति की दिशा में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जिस वेग से गति कर रहा है तो वह वेग क्या कहलाता है, ऊष्मीय वेग कहलाता है। ऊष्मीय क्यों कहा अपन ने, इसको तापीय वेग भी कह सकते हो या ऊष्मीय वेग कहते हैं अपन। तो ऊष्मीय वेग क्यों कहा, क्योंकि ये वेग उसके पास ताप के कारण है, कमरे के ताप के कारण है या अन्य कोई ताप के कारण है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्मीय वेग, ठीक है ना। इसको ऊष्मीय वेग कहते हैं, जिसका मान बहुत अधिक 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। आप देखो इसका मान कितना है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10⁵ मीटर चलेगा, ठीक है ना। 10⁵ का मतलब हो गया लगभग अपने पास 1 लाख। तो 1 लाख मीटर पर सेकंड ये क्या करता है, गति करता है। तो इतना स्पीड इसके पास, इतना ज़्यादा वेलोसिटी या स्पीड इसके पास होती है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हम इस बात को बता रहा है। अब इस स्पीड से होगा क्या, ये अपन नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना तेज चल रहे हैं, उनकी जो स्पीड है या उनकी जो वेलोसिटी है वो 1000 किलोमीटर पर सेकंड है। 1 लाख मीटर पर सेकंड का दूसरा मतलब क्या हो गया, 1000 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, इतने उनके पास वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी से जब वो चलते हैं किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है ना, तो वो उनकी क्या होगी, जोर जोर से दूसरे भी ऐसे चल रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चल रहे हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा टक्कर होती है, बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से उनके बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बार बार क्या होता है, फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर दूसरे धनायन से टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलने लगेगा, क्योंकि ताप उसको बार बार क्या करेगा, चलने के लिए बाध्य
करेगा, जो वहाँ ताप है, क्योंकि ताप उसके लिए ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से वो क्या होगा, बार बार चलेगा, चलने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बार बार धन आयनों वो अन्य इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, टक्कर होती रहती है, और औसत रूप से इनका वेग शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर सामने वाले ने धक्का मार दिया, फिर पीछे आ गया, फिर जा रहा है, फिर सामने वाले ने धक्का मार दिया, फिर पीछे आ गया। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि लगता है कि इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भीड़ से निकल रहे हो, आप सोचो आप किसी भीड़ में से होकर जा रहे हैं, तो भीड़ में से निकलना आपके लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आप भीड़ को क्रॉस करेंगे, सामने वाला कोई आपको धक्का देके वापस पीछे कर देगा, ठीक है ना। फिर आप अपना जोर लगाओगे, फिर सामने वाला कोई दूसरा आएगा, धक्का देके आपको पीछे कर देगा। तो औसत रूप से ऐसा लगेगा कि अपन चल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं। तो उनका वेग क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो यह लिखा हुआ है देखो, अर्थात तापीय ऊर्जा के कारण औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शून्य होता है। तो इसको अपन यू एवरेज कहेंगे यहाँ पर, यू एवरेज। तो यू एवरेज इक्वल टू जीरो। औसत रूप से ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के चल ही नहीं पा रहा है, उसके पास कोई वेग ही नहीं है। वास्तव में तो वेग उसका 10⁵ मीटर पर सेकंड है, पर टक्करों के कारण अगर एक पर्टिकुलर अंतराल में अपन देखेंगे तो आपको औसत वेग क्या होगा, शून्य दिखाई देगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, आगे अपने काम आने वाली है। तो ये अपना तीसरा पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। अब अपन क्या चाहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते हुए धारा बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है ना। आपका ऊष्मीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ धारा बनाएगा नहीं बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ धारा नहीं बना पाएगा। यह इलेक्ट्रॉन धारा क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि औसत रूप से तो वो चल ही नहीं पा रहा है, औसत रूप से उसका वेग क्या है, शून्य है। तो ऊष्मीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण या औसत ऊष्मीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन धारा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको धारा प्राप्त करनी है, चालकों से धारा आपको प्राप्त करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य विभवांतर या बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा। और बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यदि चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जावे तब सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अपवाह वेग को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगेगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए बाध्य कर देगा। ये अपन समझेंगे इस किस तरह से बाध्य करता है, वो डिटेल में आगे आने वाला है अपने। पर क्या होगा, जैसे आप किसी चालक पर, जैसे कोई चालक है, इस चालक पर जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई बैटरी अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या होते हैं, एक ही दिशा में एक ही वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, जिसको अपन आगे जाके नाम देंगे अपवाह वेग। तो अपवाह वेग से गति करने लग जाते हैं, और जिससे चालक में एक स्थायी मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो स्थायी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए आपको बाह्य रूप से एक बैटरी अप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, जिसका अध्ययन इस अगले भाग में करेंगे। स्थायी विद्युत क्षेत्र या विभवांतर उत्पन्न करने के लिए विद्युत सेल अर्थात बैटरियां प्रयुक्त की जाती है। तो ये बता ही दिया मैंने आपको, कैसा विभवांतर या विद्युत क्षेत्र लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये था आज छोटा सा टॉपिक हमारा, जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया कि चालकों के अंदर वास्तव में क्या घटित हो रहा है और वो किसके कारण धारा का प्रवाह करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।